नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले सुर्खियां। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का होगा आयोजन। 25 से 29 सितंबर तक होगा आयोजन। मायावती के राज में अफसर हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ओपी राजभर बोले आकाश आनंद चंद्रशेखर से बहुत आगे। काशी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मां का सम्मान हर जगह समान है और पीएम की मां हमारी भी मां है। लखनऊ में 7 साल का बच्चा नाले में बहा। हुसैनगंज में पैर फिसलने से हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दादी बोली, मेरे पोते को बचा लो। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर विवादित पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज। भाजपा कार्यकर्ता ने की थी शिकायत। और यूपी में बारिश और बिजली गिरने से 10 की मौत। सबसे ज्यादा जौनपुर में गई 3 लोगों की जान। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। और सीधा चलते हैं रायपुर के मसूरी, और जहां पर आपदा प्रबंधन जो क्षेत्र है वहां का तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मसूरी और रायपुर में जो आपदा आई उसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने कई अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के माध्यम से अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि कहाँ की हालात क्या हैं। और अब ये तस्वीर आप चूंकि दिखा रहे हैं, आपको उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर भूस्खलन हुआ था, जहां पर आपदा आई थी। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निरीक्षण करने की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर बादल फटने और बाढ़ की जो तबाही देखी गई उत्तराखंड में, सभी जो पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात भी की उन्होंने और साथ ही साथ उनसे भी उनका हालचाल जाना। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी तक जारी है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह से काम चल रहा है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और जो रेस्क्यू अभियान है वो कहां तक पहुंचा है। तमाम जो पॉइंट्स है, बिंदु है, उनको ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे अधिकारियों के साथ और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार उत्तराखंड में कई जगहों में आपने देखा कि बादल फटने की घटनाएं हुई और धराली में जिस तरह से बादल फटा था, भीषण त्रासदी तबाही देखी गई। कई मकान बह गए थे, कई दुकानें भी बह गई थी, होटल बह गए थे। कई जो लोग थे, पर्यटक थे, वो इसकी जद में आए थे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से भी मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। भूस्खलन के जो क्षेत्र जहां पर भूस्खलन आए हैं, तो इससे पहले आपने देखा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों से मुलाकात उन्होंने की और मुलाकात करने के साथ ही उन्होंने ये भी लोगों से बातचीत भी की थी। फिलहाल जो पल पल की अपडेट है पुष्कर सिंह धामी लेते हुए, निरीक्षण करते हुए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से।
तो आप ये देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी को अधिकारियों से बातचीत करते हुए और उन्हें निर्देशित करते हुए कि कैसे आपको रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज गति देना है। तो साफ तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हर संभव मदद की कोशिश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से की जा रही है। बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने लोगों से मुलाकात की, लोगों से उनका हालचाल जाना है, अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। इससे पहले उन्होंने बैठक की थी, बैठक में भी उन्होंने देखा, उन्होंने सभी अधिकारियों को एक साथ बुलाया और सभी जगहों की हालात के बारे में उनसे पूछताछ की। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। राहत बचाव कार्य अभी जारी है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बैठक की इससे पहले उन्होंने और साफ तौर पर बैठक करने के बाद आपदा ग्रसित क्षेत्रों में भी पहुंचे, निरीक्षण किया है। अब सीधा चलते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ चलते हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है। मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें तो जब जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, जीएसटी के पहले जो अलग अलग टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन
4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर। यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी हुई जीएसटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में कटौती की गई है, जिससे इलाज सस्ता हो सके और एक सामान्य नागरिक राहत प्राप्त कर सके। वाहनों की खरीद फरोख्त में भी गाड़ियों और बाइक पर यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर पर 28% से जीएसटी की दर को घटा करके 18% किया गया है, यानी 10% की कटौती। ये चीजें दिखती हैं कि एक सामान्य नागरिक भी वाहन खरीदने की सामर्थ्य रख सकता है और इसका लाभ उसे मिलेगा। स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट नए जनरेट होंगे, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नोटबुक यानी शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, नोटबुक, पेंसिल और जो नक्शे हैं, अन्य जो शिक्षण सामग्रियां हैं, इनमें भी काफी छूट दी गई है। ये कोई इसमें टैक्स नहीं लगेगा। हां, लग्जरी जो आइटम है, तंबाकू है, पान मसाला है, कैसीनो है, इन सब पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। व्यापार में आसानी करने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ऑटो मोड पर किया गया है, ऑटो अप्रूव करने की व्यवस्था दी गई है, उसे रिफंड करने की सुविधा भी उसमें दी गई है। रिस्क आधारित कंप्लायंस से जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती हैं, श्रम सुधार यानी लेबर रिफॉर्म के लिए, अन्य चीजों के लिए भी काफी इसमें
सुविधाएं इसके माध्यम से देने का प्रयास हुआ है। जीएसटी आने के पहले और जीएसटी आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैं कह रहा था कि अकेले 2024-25 में देश ने 22,80,000 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया है। अगर आप इसे 2017 के पहले देखेंगे, ये केवल 7 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। और अभी आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने प्रमुख बातें कही। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो जरूरत के सामान है उस पर 0% तक टैक्स, और खेती किसानी कीटनाशक को लेकर के, ट्रैक्टर और टायर को लेकर के कहा कि 5% तक टैक्स रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के कृषि में भी उन्होंने बताया कि किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा। सीधा चलते हैं, राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका पलटवार करते अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, सुन लेते हैं। अपने हर तर्क में वो बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी की, अल्पसंख्यक की, लेकिन उन्हीं के वोट की ताकत को कम करने का प्रयास राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या घुसपैठियों के वोट को बचाने के लिए इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट पॉलिटिक्स is the sole agenda of Mr. Rahul Gandhi and Congress party? Is Congress trying to protect infiltrators and their voting rights? Rights तो है नहीं, लेकिन अधिकार दिलाना चाहते हैं। राहुल जी के बयानों ने बार बार बताया है कि वो घुसपैठियों के साथ है और देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के वोट को कम करना चाहते हैं। आलंग की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो आरोप इन्होंने लगाया उसमें पूछना ही पड़ेगा, क्या वो 6,000 वोट डिलीट हुए थे कि नहीं हुए थे? और बीआर पाटिल क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो जीते हैं? तो क्या कांग्रेस ने वोट चोरी करके चुनाव जीता है? राहुल जी अराजकता फैलाना बंद करें, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र बंद करें। Your sole politics has become to create chaos, then play victim card, and you are always trying to delegitimize democracy. आप ना शपथ पत्र देते हैं, ना सबूत देते हैं, आप केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस का भारत के लोकतंत्र में, संवैधानिक संस्थाओं में, इनमें विश्वास नहीं है। केवल अराजकता फैलाना, अनरेस्ट पैदा करना और भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र टूल किट गैंग के माध्यम से क्या आप लोग रचने जा रहे हैं, कर रहे हैं प्रयास? लेकिन आप जितने मर्जी प्रयास करिए, भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी। और घुसपैठियों को, जिनको आप वोट दिलाना चाहते हो, उन घुसपैठियों को बेनकाब करने का काम भी हम करेंगे। और ये आपकी घुसपैठिए बचाओ राजनीति को भी बेनकाब हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी। अब एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। नीरज जी आप पूछिए। देखिए, ध्रुवीकरण कांग्रेस का प्रयास लगातार शुरू से रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति आज कांग्रेस को इस स्थान पे ले आई कि 2014, 2019, 2024 में भी हारे। मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष इनके बन पाते हैं, लेकिन जब पद मिला तब एलओपी नहीं, उसको एलओबी, लीडर अपोजिंग भारत का पद बना दिया। क्या कांग्रेस और विपक्षी दलों के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और राजनीति नहीं रही? क्या घुसपैठियों को बचाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहा? क्या बिहार के विकास को देखकर कांग्रेस की आंखें इतनी बंद हो गई कि आज वो केवल घुसपैठियों के सहारे बिहार के चुनाव में जाना चाहते हैं?
क्या कोई और सहारा इनके पास बचा नहीं है? और आज देख लीजिए, जैसे पहले राहुल जी ने माफिया मांगी है, बिहार के चुनाव के बाद भी माफी मांगने वाले हैं। जी ऐश्वर्या जी। देखिए, शायद वो भूल गए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है। भारत के युवा हैं जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही, दुनिया आज भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है, तो इनको लगता है कैसे ना कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और जो ये सवाल और खुश होते हैं जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है। भारत झुकता नहीं, भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों ना कर ले। जी बिल्कुल भी नहीं। हमने बड़ा स्पष्ट करके कहा कि अगर जनता द्वारा बार बार नकारे जाने पर 90 बार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जनता ने उनको चुनाव हरवाया है, और उल्टा वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। उनसे मैं यही कहूंगा राहुल जी के लिए, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, उम्र भर राहुल जी भूल करते रहे, दोष खुद में था, आयोग पर आरोप करते रहे, लगाते रहे। जी आप एक सेकेंड जी पूछिए। ये तो आपने स्वयं उत्तर ही दे दिया इसमें। तो क्या राहुल जी जब 2 बार चुनाव जीते, 2 जगह से जीते ना, पिछली बार, उससे पिछली बार 1 सीट से हार गए थे, 1 से जीते थे, इस बार 2 सीट से जीत गए। तो जब जीतते हैं तब उनको कुछ नजर नहीं आता है, तब वो ईवीएम भूल जाते हैं, वीवीपैट भूल जाते हैं, वोट चोरी के आरोप भूल जाते हैं, तब जीत उनकी है। अगर हार जाए तो इलेक्शन कमीशन दोषी है। तो अभी आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से, और जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप मढ़े थे उसका जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है और हम घुसपैठियों पर नजर रखे और उनके ही वोट काट रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।